हेलो बच्चों, आज का अपना टॉपिक है संचारण। आज अपन संचारण की क्रिया कैसे क्या होती है उसको पढ़ेंगे। तो देखो, एक बार बता दो आप लोगों को संचारण क्या होता है कि वायुमंडल में उपस्थित विभिन्न गैसों और नमी के अवशोषण कारण धातुओं की तनन सामर्थ्य में कमी आ जाती है। ठीक है ना। तो इस चीज़ को अपन क्या कहते हैं, संचारण कहते हैं। ठीक। अब होता क्या है, संचारण से अपन कह सकते हैं धातुओं के धात्विक गुणों में कमी आती है। ठीक। तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं अपन लोग। आओ, संचारण क्वेश्चन। अपन ने कहा कि वायुमंडल में उपस्थित विभिन्न गैसों और नमी के अवशोषण के कारण धातुओं की तनन सामर्थ्य में कमी आ जाती है, जिसे संचारण कहते हैं। ठीक। और अपन ने कहा संचारण से धातुओं के धात्विक गुणों में कमी आती है। हो गया यहाँ तक। चलो ठीक है। अब अपन कहते हैं संचारण कुछ उदाहरण, जैसे अपन कहें क्या क्या, देखो अपन ने काफ़ी सारे उदाहरण तो अपने जो दैनिक जीवन में अपन देखने को मिलते हैं। कैसे, जैसे सबसे बढ़िया जो एग्जांपल इसका, लोहे का जंग लगना। लोहे का जंग लगना पहला। दूसरा अपन देखा होगा जैसे चांदी जो है पहनते हैं, जैसे कड़े होते हैं, दादी वाले कड़े, तो चांदी के जब कड़े पहने जाते हैं उनके नीचे देखते हैं तो काली काली से हो जाती है, अपनी त्वचा जो है काली काली हो जाती है। तो ऐसे वो त्वचा काली नहीं हुई, वो चांदी काली पड़ी। चांदी काली पड़ने से जहाँ पे उस चांदी के आभूषण को पहना वो क्या लगने लग गया, काला काला लगने लग गया। तो दूसरा उदाहरण क्या आता है, चांदी का काला पड़ना। तीसरी बात अपन कहें, तीसरी बात अपन ही कहते हैं कि जैसे कुछ बर्तन आपने देखे होंगे, पीतल हो गया, तांबा हो गया, इनमें अंदर से हरी परत जमा हो जाती है। क्या, हरी परत जमा हो जाती है। तो ये हरी परत का जमा होना भी क्या, संचारण का एक उदाहरण है। और एक लास्ट आपका कि ये संचारण से धातुओं की चमक में कमी आ जाती है। आई बात। फिर अपन ये कहते हैं कि संचारण जो आपका संचारण एक वैद्युत रासायनिक अपघटन की अभिक्रिया का उदाहरण है, या कह दो वैद्युत रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है ना। तो इस संचारण की प्रक्रिया को समझने के लिए अपन एक उदाहरण लेते हैं, किसका, लोहे का जंग लगना, रस्टिंग ऑफ आयरन लेते हैं, कि देखते हैं कैसे क्या होता है। तो आज सबसे पहले अपन कहते हैं अपना टॉपिक आया लोहे का जंग लगना। ठीक है, लोहे का जंग लगना। और अपन ने कहा कि यह वैद्युत रासायनिक अभिक्रिया है। ये क्या है, वैद्युत रासायनिक अभिक्रिया है। यानी कि जो लोहे पर जंग लगने के जो प्रोसेस है, ओपन कहते हैं कि लोहे की सतह पर छोटे छोटे गैल्वेनिक सेल बनते हैं, और गैल्वेनिक सेल बनने के कारण क्या, लोहा जंग लगता है। ठीक है ना। अब लोहे के जंग लगने की प्रोसेस को क्या समझते हैं, ध्यान समझना। देखो सपोज करो ये पूरा जो आपका ब्लैक बोर्ड है, ये क्या है, एक आयरन का एक ब्लॉक है, पूरा टुकड़ा है। अब अपन कहते हैं कि लोह धातु के जो ब्लॉक है, इस पर इसका वो भाग जहाँ पर ऑक्सीडेशन के प्रोसेस कंप्लीट होती है उसको अपन क्या कहते हैं, एनोड कहते हैं। क्या कहते हैं, एनोड। ठीक है ना। और वो भाग किस तरह काम करता है, एनोड की तरह काम करता है। तो अपन कहते हैं जैसे ये ले लेते, चलो अपन का पूरा पोर्शन अपना क्या है, लोहे का ब्लॉक है। लोहे के ब्लॉक पे जैसे मान चलो ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन किस तरह काम कर रहा है, एनोड की तरह वर्क कर रहा है। एनोड की तरह वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे जो Fe जो होगा, यहाँ पे जो Fe होगा सॉलिड, वो क्या होगा, उस ऑक्सीडाइज होगा Fe+2 में। कैसे, यहाँ पे अपन क्या देते हैं, एनोड पर अभिक्रिया, एनोड पर अभिक्रिया क्या होगी, एनोड पर मैं दो ले रहा हूँ। दो लेने के पीछे कुछ कारण है, बताऊंगा क्यों लिया मैंने दो Fe जो होते हैं सॉलिड, वो ऑक्सीडाइज होते हैं, और ऑक्सीडाइज होकर क्या बना लेते हैं, 2 Fe+2 एक्वस आपका बना लेते हैं। साथ में 4 इलेक्ट्रॉनों को फ्री करते हैं। इलेक्ट्रॉन फ्री कर दिए, इसलिए अपन क्या कर दिया, आपका ऑक्सीडेशन प्रोसेस क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक। उसके बाद अपन ये कहते हैं कि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन फ्री हुए हैं, यहाँ पे जैसे अपन ने कहा कि ये थे, इन्होंने क्या किया, 2 Fe+2 बनाए, साथ में क्या हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन फ्री हुए। ठीक। अब ये इलेक्ट्रॉन धातु के थ्रू, धातु के माध्यम से दूसरे भाग पर पहुंचते हैं। दूसरा भाग, चलो जैसे अपन कहाँ मान ले, जैसे यहाँ मान ले, जैसे यहाँ पर ये लो, ये भाग दूसरे भाग पर पहुंचते हैं धातु के माध्यम से, और वहाँ पर उपस्थित H+ आयनों को, हाँ भाई, वहाँ पर उपस्थित H+ आयनों को वायु की उपस्थिति में क्या कर देते हैं, अपचयित कर देते हैं। ये भाग किस तरह काम करता है, कैथोड की तरह काम करता है। ठीक है। लोहे का जो ब्लॉक है उस पर
एक भाग एनोड तरह काम करता है, एक भाग किस तरह काम करता है, कैथोड की तरह। तो अपन ने कहा यहाँ पे जो एनोड पर इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं वो धातु के माध्यम से दूसरे भाग पर गए, वहाँ पर उपस्थित H+ आयनों को वायु की उपस्थिति में क्या कर दिया, अपचेत कर दिया। कैसे करते हैं देखो, बताओ, आ जाओ बेटा। मैंने क्या किया, 4 H+ लिए। क्यों लिए, क्योंकि अपन O2 का पूरा मोलिक्यूल ले रहे हैं, एक नहीं ले रहे, ठीक है ना। तो एक O2 के साथ में 4 H+ ही होते हैं। अब इनको अपन को क्या करना पड़ेगा, इसके साथ रिएक्ट करने के लिए इनको O- में कन्वर्ट करना पड़ेगा। O- में कन्वर्ट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 4। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किए, 4 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए मैंने यहाँ पे 2 Fe+ काम में लिए। तो मैंने यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन लिए, इनको गेन कराऊंगा तो ये दोनों बन गए O- में। O- को 4 H+ के साथ में रिएक्ट करवाएंगे तो बन जाएगा 2H2, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जुड़े हैं इसलिए अपन क्या कह दिया, रिएक्शन प्रोसेस कंप्लीट हो गया। और नेट सेलेक्शन देखते हैं, ये कहाँ पे है अभिक्रिया, ये कहाँ पे है अभिक्रिया भाई, कैथोड पर अभिक्रिया, कैथोड पर अभिक्रिया, ठीक है, ये बात है तक की। अब अपन देख लेते हैं कुल सेल अभिक्रिया। कुल सेल अभिक्रिया वो क्या होगी देखना, जो आपका सेम मिलता है काट देंगे। देखो सेम क्या मिल रहा है, इलेक्ट्रॉन सेम मिल रहा है, बस आपके इलेक्ट्रॉन में काट दे, क्या बड़ा 2Fe सॉलिड प्लस में 4H+ एक्वस, ठीक है, 4 + एक्वस प्लस O2, ठीक। और मेरे क्या बन गए 2Fe+2 मिले एक्वस और साथ में मिले मुझे 2H2। ये क्या है, जंग लगने की जो पूरी प्रोसेस थी उसकी कंप्लीट नेट सेलेक्शन आपकी निकल करके आई है, ठीक है ये बात। अब तुम्हारे दिमाग में और मेरे दिमाग में एक ही बात आ रही है क्या, कि यहाँ पर लोह धातु पर H+ आयन कैसे आ गए, कहाँ से मिले हमें H+ आयन। तो उसके अपन बात बता दें कि वायुमंडल में जो नमी होती है और कार्बन डाइऑक्साइड होती है, दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करके कार्बोनिक अम्ल H2CO3 बनाते हैं, जिसके आयन से हमें क्या मिलते हैं, H+ आयन। तो वो चीज़ भी देखें कैसे हमें H+ आयन मिले। देखिए एक बार ध्यान से, अपन ने क्या कहा देखो कि वायुमंडल में, भाई वायुमंडल है, वायुमंडल में नमी यानी कि वाटर प्लस में CO2, दोनों ने आपस में रिएक्ट किया, क्या बन गया कार्बोनिक एसिड H2CO3। वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट आयोनाइज हुआ कैसे 2H+ प्लस में CO3-2, और ये H+ आयन अपन को यहाँ पे दिखते हैं। ये भी बात है समझ में कि ये H+ आयन कैसे आए। आ गई बात। अभी बात करें, ये जंग लगने की प्रोसेस हो गई, लेकिन जंग का जो फॉर्मूला होता है, यानी कि जंग जो अपन को भूरे लाल रंग का पदार्थ अपन को दिखता है लोहे पर, ठीक है, वो अपन को अभी देखने को नहीं मिला, वो कंप्लीट नहीं हुआ। अब देखो आगे प्रोसेस समझना बेटा क्या अपन कहते हैं, आगे क्या होता है देखो सुनना। अपन कहते हैं कि एनोड पर जो हमें, एनोड पर ये देखो इधर आ गए, एनोड पर हमें जो Fe+2 मिलते हैं ना, एनोड पर जो हमें Fe+2 मिलते हैं वो Fe+2 आगे अपन कहते हैं और ऑक्सीकृत होते हैं, वायुमंडलीय ओजोन और नमी की उपस्थिति में और ऑक्सीकृत होते हैं, और ऑक्सीकृत होकर के वो Fe+2 में कन्वर्ट हो जाते हैं, Fe+2 में कन्वर्ट हो जाते हैं, और कन्वर्ट होकर के क्या बनाते हैं Fe2O3 बनाते हैं। क्या बनाते हैं Fe2O3। कैसे देखो ध्यान से, एनोड पर जो हमें मिले Fe+2, मैं 4 ले रहा हूँ, कारण उसके पीछे एनोड के Fe+2, साथ में अपन लोगों ने लिया क्या वायुमंडलीय ऑक्सीजन, और साथ में क्या ले लिया नमी, और ये आपस में रिएक्ट करते क्या बनाते हैं 2Fe2O3 प्लस में 8H+, और ये H+ देखो, ये H+ संक्षारण की प्रोसेस को आगे बढ़ाता है, ये H+ के जगह काम कर सकता है बेटा। और यहाँ पे ये जो Fe2O3 है, देखो यहाँ पे कितने में +2 ऑक्सीजन अवस्था में, यहाँ पे Fe कितने में +3 में, कैसे कन्वर्ट होगा बताऊंगा मैं। और ये Fe+, ये जो फेरिक ऑक्साइड वाला है, ये जल के N अणुओं के साथ Fe2O3 जल के N अणुओं के साथ में जुड़ता है, जुड़ करके बनाता है Fe2O3.NH2 हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड बनाता है। और यही आपका क्या है जंग, यही क्या आपका जंग, ठीक है। लाल भूरे रंग का जो पदार्थ बनता है वो क्या है, यही है। अब एक बात सुने, ये कैसे आया Fe+3 में कैसे कन्वर्ट हुआ, तो अपन देखें एक बार ध्यान देखना कि ये इनको तोड़ेंगे तब क्या मिलेगा 8H+ तो मिल गया, यहाँ पे क्या मिल गया 4O-2, और इनको मुझे O-2 में कन्वर्ट करना है तो मुझे चारों Fe से क्या करने पड़ेंगे, एक इलेक्ट्रॉनों को लेना पड़ेगा, तो जिससे किसमें कन्वर्ट हो गए +3 में, ठीक है। और ये दोनों किसमें कन्वर्ट हो गए O-2 में। इस तरीके से दोनों डिक्शनरी करेंगे तो क्या बनाएगा Fe2O3 बनाएगा, ठीक है, ये बात है तक की। चलो ठीक है, आगे बात देखो, ये संक्षारण का प्रोसेस कंप्लीट हुआ। अपन कहते हैं कि देखो इतनी ये जो मेटल होती है अच्छी होती है, कॉस्टली आती है, महंगी आती है,
तो संक्षारण की प्रोसेस को कैसे अपन लोग रोक सकते हैं, इसकी रोकथाम के उपायों की बात करें तो वो भी देख लें एक बार थोड़ा सा। क्या क्वेश्चन देख रहे हैं, संक्षारण की रोकथाम के उपाय, तो वो क्या क्या है, देखो सुनना ध्यान से, मैं बताऊंगा, केवल लिख नहीं रहा इनको। अपन कहते हैं अगर हमें किसी धातु को संक्षारण से बचाना होता है तो इसके लिए अपन लोग क्या कर सकते हैं, पैसा से प्राइमरी उपाय है कि उन पे अपन पेंट कर दे, वार्निश का लेप कर दे अपन लोग, ठीक है, एक तो ये प्रोसेस हो गया। दूसरा अपन कहें कि उन पे तेल हो गया, ग्रीस हो गया, ठीक है, तेल ग्रीस ये आते हैं, इनकी पॉलिश कर सकते हैं। रासायनिक पदार्थों में जैसे बिस्फेनॉल होता है उनके अपन इस पर लेपन कर दे, पॉलिश कर दे, तो भी क्या हो जाता है, जो धातु है वो वायुमंडलीय नमी और ऑक्सीजन के संपर्क में आने से क्या हो जाती है, बच जाती है और संक्षारण की प्रोसेस रुक जाती है। एक तीसरा प्रोसेस क्या है कि जैसे मान चलो हमें जिस धातु को संक्षारण से बचाना होता है उस पर अक्रिय धातु की अगर हम परत चढ़ा दें तो भी धातु वायुमंडल के संपर्क में आने से बच जाती है, जिस संक्षारण क्रिया नहीं हो पाती है। एक तीसरी विधि, तीसरी सबसे महत्वपूर्ण रासायनिक विधि है, ठीक है, इसको बलिदानी सुरक्षा के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या होता है कि हमें जिस धातु को, सपोज करो हमें जिस धातु को, जैसे इसको हमें क्या करना है, इसको हमें संक्षारण से बचाना है, तो इसको हम क्या करेंगे, इससे अधिक सक्रिय धातु के साथ जोड़ देंगे। जैसे मान चलो ये लोहे का, इसको किससे जोड़ दिया, जिंक से जोड़ दिया। तो जब कभी भी इलेक्ट्रॉन त्यागने की बारी आएगी तो अधिक सक्रिय धातु पहले इलेक्ट्रॉन त्यागेगी, जिससे अपनी मूल जो धातु है वो ऑक्सीकृत होने से बच जाती है, ठीक है। इस तरीके से अपन लोग क्या कर सकते हैं, धातुओं को संक्षारित होने से बचा सकते हैं। बेटा एक बात मैं आपको एक बार वो क्लियर कर दूं, ये तनन क्षमता, मैंने कहा कि संक्षारण की जो प्रोसेस है उसमें धातु की तनन सामर्थ्य में कमी आती है। तनन सामर्थ्य क्या होती है कि जैसे अपन कहते हैं कि धातुओं को अपन तार जैसा ड्रॉ कर सकते हैं, तार में परिवर्तित कर सकते हैं। तो एक ध्यान रखें आप लोग, एक तो नॉर्मल आपका अच्छा नया लोहा हो और एक जंग लगा लोहा हो, तो अपन देख लें कि जंग लगे लोहे को अपन तार में ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। तो ये तनन सामर्थ्य में कमी इस प्रकार से आती है, ठीक बेटा। तो ये आज का आपका टॉपिक संक्षारण कंप्लीट हुआ, शेष ज्ञान अगले, ठीक है बेटा, थैंक यू।